अच्छा, आज हमने अपना जो नया टॉपिक शुरू करना है ना, वो है स्ट्रिंग फंक्शंस के। स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं, डेट का बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो कुछ हमने स्टडी करने हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड कल जो हमने पढ़ा था, कुछ रिलेटेड फंक्शंस हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रिंग से शुरू कर लेते हैं। स्ट्रिंग का हमें पता है बिल्ट इन मेथड्स के फंक्शन जो भी हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग का हमें पता है कि स्ट्रिंग लेट्स सपोज वी आर टाइटल अब इसके ऊपर हम कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये स्ट्रिंग है एक्चुअली, तो इस पर कुछ स्ट्रिंग के मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर हम इस स्ट्रिंग को हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं, यानी मैं चाहता हूँ कि इतना अलग वाला हिस्सा जो है वो लैदा हो जाए, जावास्क्रिप्ट वाला हिस्सा अलग हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग लोअर केस में या अपर केस में हो जाए, या अपर केस में वो लोअर केस में हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये जो है लव जो है वो हेट में बदल जाए, जो कि ना हो तो आई हेट जावास्क्रिप्ट बन जाए। तो उसके लिए सेंटेंस कैसे होगा, मतलब ये सारे ऑपरेशंस हम कैसे कर पाएंगे, उसके लिए काफ़ी डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं एक्चुअली, वो हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वन बाय वन हम सारे देखेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड होना शुरू हो। जो सबसे पहले फंक्शन है एक टाइटल डॉट टू अपर केस, तो ये क्या करेगा, ये अपर केस कर देगा। यानी ये भी छोटे कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, लेकिन ये क्या कर देगा इसको, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आई लव जावास्क्रिप्ट सब कैपिटल होगा। सही है। तो अगर हम इसको चला के भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। हाँ, कैसे चलाएंगे, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये सारा इसने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया स्ट्रिंग को। अच्छा, उसके बाद ये कंसोल डॉट लॉग टाइटल डॉट टू लोअर केस, ये क्या कर देगा, जैसे आई बड़ा है लेकिन ये आई को भी क्या कर देगा, छोटा कर देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसकी लेंथ चेक करना चाह रहे हैं हम कि कितनी लेंथ है। तो इसके अंदर कितने करैक्टर्स हैं, 17, तो वो 17 लेंथ उसकी जो है वो आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखना चाह रहे हैं कि पहले ये टाइटल के अंदर पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है। तो समझो टाइटल भी ना एरे की तरह होते हैं, तो इसके अंदर जितने वर्ड जितने भी करैक्टर है ना वो एक्चुअली इंडेक्सेस हैं। तो ये आई फिर 0 इंडेक्स होगा, ये स्पेस का इंडेक्स कौन सा होगा, 1, एल का इंडेक्स क्या होगा, ओ का इंडेक्स। इस तरह करते करते ये यहाँ तक यानी 0 से शुरू हो गए 16 तक जाएंगे, क्योंकि टोटल लेंथ 17 है। तो ये सारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर वो कैरेक्टर एट 0 तो हमें क्या मिलेगा, आई, क्योंकि 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर पड़ा, आई पड़ा। ये अगर मैं कैरेक्टर इसके अंदर 1 पास करता फिर क्या मिलता मुझे, स्पेस। अगर 2 पास करता तो एल मिलता। अब 1 पास किया तो अब क्या मिलेगा, स्पेस, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कैरेक्टर एट लेंथ हमने पढ़ लिया है, कैरेक्टर कोड एट, यानी अगर हम इस पे 2 पास करते हैं तो उस प्लेस पे ये 0 1 2 2 इसका कैरेक्टर कोड क्या है वो आ जाएगा 108। कैरेक्टर कोड यानी कैरेक्टर कोड एट, यानी 2 इंडेक्स पे कैरेक्टर का कोड क्या है। अगर कैरेक्टर एट लिखते हैं तो वो बताता है कौन सा कैरेक्टर है। हर कैरेक्टर का एक कोड भी होता है, जिसको हम कीबोर्ड के पीछे ना, ए का अपना कोड होता है, बी का अपना कोड होता है, सी का अपना कोड होता है, उसको हम कैरेक्टर कोड बोलते हैं। आस्की कोड जिसे कहते हैं वो कोड होता है। तो वो गेट करना है तो कैसे मिलेगा, कैरेक्टर कोड एट। तो वो स्ट्रिंग के उस कैरेक्टर का जो कोड, यानी स्ट्रिंग के उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा उसका जो भी कोड होगा वो वहां पे
स्लाइस, स्लाइस का एक मेथड है, वो क्या करता है, कैरेक्टर डॉट स्लाइस, उसमें हम इंडेक्स पास करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि 2 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक काट दो, तो वो स्ट्रिंग में से 2 इंडेक्स से 6 इंडेक्स से जितनी स्ट्रिंग होगी उसको स्लाइस कर देगा। जिस तरह तो पिज़्ज़ा स्लाइस, पिज़्ज़ा के स्लाइसेस होते हैं, तो स्लाइसेस क्या होते हैं, कटे हुए हिस्से। तो डॉट स्लाइस करके हम अपनी स्ट्रिंग के को कट कर सकते हैं, स्लाइस बना सकते हैं उसका। तो 2 इंडेक्स से लेके कहाँ तक काट दो, 6 इंडेक्स तक, तो वो काट के वो चीज़ रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यानी एक स्ट्रिंग है, यानी आप अगर इसमें से जावास्क्रिप्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे फिर, 0 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। तो 7 से लेके कहां तक, 16 या 17, 17 क्यों आ रहा है, क्योंकि पहला इंडेक्स शामिल होता है, यानी यहां से काटना शुरू करो, और एंड वाला शामिल नहीं होता, एक एक्स्ट्रा बताना होता है, तो इसलिए 17 आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट पूरा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप दूसरा इंडेक्स पास नहीं करते, सिर्फ पहले ही पास करते हो, यानी आपने पास क्या किया, 0 2 पास कर दिया, तो एल से शुरू हो गया, तो एंड वाला आपने पास ही नहीं किया, तो एंड उसका क्या होगा, एक्सट्रीम एंड, जो भी एंड बचता है, तो एंड इसका क्या बचेगा, टी। तो अभी उसने क्या कर दिया, लव जावास्क्रिप्ट रिटर्न। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहा है अब, टाइटल डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ का क्या मतलब होता है, कि LOV लव का इंडेक्स क्या है, तो जो भी उसका इंडेक्स होगा वो आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 इंडेक्स से हो रहा है ना, 0 1 2 इंडेक्स से शुरू हो रहा है, तो 2 रिटर्न कर देगा। सिंगल कैरेक्टर लिख के भी रिटर्न कर देंगे, वो आ जाएगा। अगर 2 होंगे तो वो लेफ्ट टू राइट चलेगा, यानी अगर हम L रिटर्न करते हैं तो फिर क्या आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन अगर इसमें 2 L होते हैं, यानी एक L यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी हम डाल दें, तो अब वो क्या करेगा, किसका इंडेक्स बताएगा, पहले वाले का, यानी लेफ्ट टू राइट चलेगा ना। अगर आप ये वाला खत्म कर देंगे तो फिर उसका इंडेक्स बताएगा, वो एक ही है उसका ही बताएगा 11। अगर 2 होंगे तो फिर फर्स्ट वाले का, जो पहले आएगा उसका इंडेक्स बताएगा। दोबारा अच्छा दोनों का लेना उसका और तरीका है, उसको फिर हमें रिवर्स कॉल करना पड़ता है, यानी एक फॉरवर्ड है ना, तो फिर हम -r पास करते हैं, जिसका मतलब है कि रिवर्स कॉल हो, पीछे से देखना शुरू करो। अगर सारे फाइंड करने हैं उसका और तरीका, अंदर बोल के आओ। अच्छा इंडेक्स ऑफ हेट, तो हेट भी एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर किसी कैरेक्टर का हम इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर उसका रिटर्न आएगा हमें -1। क्या रिटर्न आएगा, तो अगर किसी कैरेक्टर का आप इंडेक्स चेक करो, अगर वो इंडेक्स -1 हो तो आपने क्या समझना है, वो कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, समझ आ गया। स्लाइस का मतलब क्या है, कि अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है, इसमें से आप कोई वर्ड निकालना चाहते हो, कट करना चाहते हो, तो आप उसको 2 इंडेक्सेस पास कर दो, कहां से काटना शुरू करना है और कहां तक कट लगाना है, स्लाइस हो गया। जैसे मैंने उसको कहा कि 7 से शुरू करो और 17 तक। अब अगर सेकंड इंडेक्स नहीं पास किया तो मतलब शुरू कर लो 2 से, लेकिन उसका कोई भी एंड नहीं है, तो एंड कहां, जब स्ट्रिंग खत्म हो जाए। सही, तो फिर गूगल कर लेंगे मतलब गूगल पे सारा चार्ट आ जाएगा ना, तो वो हमने सबका क्यों निकालना है,
वो सबका निकालना है तो सबके कैरेक्टर लहदा पास करने पड़ेंगे फिर। तो एक ही दफ़ा चार्ट बना हुआ है वो हम निकाल लेते हैं अभी। चार्ट बना हुआ है, ये आ जाएगा फिर, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर का अब आ गया जितने भी कीबोर्ड पे एग्जिस्ट करते हैं। वो 108 दे रहा था ना, जूम हो नहीं रहा, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ। वो एल का दे रहा था 108, तो 108 ही है ना। तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो सारे दे, लेकिन मतलब हमारे पास पिक्चर तो है अगर हमें सारे देखने हैं। लेकिन अब हम टेक्निकली तो, लेकिन ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ेगी हमें सबके, अगर अपने सबके करने लूप लगा ले A to Z 20 सेकंड और हर एक ए का लगा के उसको प्रिंट करी जाए तो सारे आ जाएंगे। अगर हमें सारे चाहिए ही हैं, या किसी रे में रख सकते हैं सारे कोड, कुछ भी हो सकता है, बट एक ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जो सारे रिटर्न करे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, रिप्लेस। ये क्या है, रिप्लेस कर देगा किसको, लाइक से। तो ये आई लाइक जावास्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है, इजी है ना। किसी स्ट्रिंग में से कोई वर्ड रिप्लेस करना है तो आप उसको कर सकते हैं। वर्ड से वर्ड को करेगा ना। इंडेक्स का क्या मतलब, इंडेक्स तो काउंटिंग होती है, जीरो से आगे जितने भी वो, मतलब इंडेक्स को चेंज करके कैसे चेंज करोगे, यानी जो जीरो इंडेक्स है उसको आप 100 इंडेक्स बना दो तो फिर तो पूरी स्ट्रिंग बदल जाएगी ना। उसको चेंज करना होता है ना, ये वैल्यू को ही चेंज कर रहा है। जैसे लव को लाइक कर रहा है तो ये इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू को ही रिप्लेस कर रहा है। इंडेक्स तो वही रहेगा ना, जो जीरो है तो जीरो ही रहेगा हमेशा, वो तो नहीं चेंज हो सकता। ये डॉट स्प्लिट, इस पे गौर करें, ये क्या कर रहा है, नहीं ये क्या कर रहा है, जिधर जिधर स्पेस आ रही है ना उस स्पेस की बेस पे स्प्लिट कर रहा है और एक अरे बना देता है और उसके अंदर हर स्पेस वाले को एक नए इंडेक्स पे रख देता है। दोबारा फोकस करते हैं, हमारे पास आई लव पाकिस्तान, आई लव जावास्क्रिप्ट, तो उसने क्या किया, आई को लहदा इंडेक्स बना के अरे में रख दिया, इस वर्ड को लहदे पे बना दिया। इस पे किस बेस पे रखा उसने, स्पेस की बेस पे। अगर मैं इधर डाल दूं, अब मैं इसको कहता हूं कि तुमने रिटर्न करना है लेकिन डॉट की बेस पे रिटर्न करना है, तो डॉट है उसमें, डॉट है नहीं, तो वो क्या करेगा, सारे का सारा एक ही समझ लेगा। लेकिन अगर मैं इसमें डॉट लगा दूं यहां पे, तो अब वो कितने हिस्से बनाएगा, 2, डॉट से पहले का और डॉट के बाद का। अगर मैं इसमें एक और डॉट लगा दूं फिर कितने हिस्से बनाएगा, नहीं, इसको हम डेलीमीटर बोलते हैं कि आपने किसी करैक्टर की बेस पे, यानी कोई ऐसी चीज जो रिपीट हो रही है, अगर आप ए के साथ, वो ए जिधर जिधर आएगा उतने हिस्से बना देगा, लेकिन ए को भी काट देगा ना। मतलब आप ए के हिसाब से बना लो तो वो इनके हिस्से तो बना देगा लेकिन ए को जाया कर देगा। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे देखो वो डॉट को बीच में नहीं लेके आ रहा था, तो अगर आप ए के हिसाब से काट दो उसको, कट तो जाएगा लेकिन फिर वो ए गायब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हम नॉर्मली स्पेस वगैरह या कोई ऐसी चीज से काटते हैं जिससे, अब स्पेसिस खत्म करनी है तो स्पेस से काट दिया हमने, लेकिन ये एक रे बन गई है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि रिप्लेस किया, अपडेट नहीं किया। अपडेट करने के लिए दोबारा वेरिएबल लगाना है ना, यहाँ पे ऐसे ओवरराइड नहीं किया ना उसको, अपडेट करके बस कंसोल में शो करा दिया, इसलिए। तो अगर आप उसी वेरिएबल को अपडेट करोगे फिर होगा ना वो अपडेट, अदरवाइज तो नहीं होगा ना। अपडेट कैसे करेंगे, दोबारा ऐसे कॉल कर दें फिर वो अपडेट कर देगा उसको, आई लाइक जावास्क्रिप्ट। लेकिन वो इक्वल टू लगाना है ना, ये वेरिएबल बना के उसको अपडेट करना है दोबारा। परमानेंट चेंज नहीं आते, अगर आप उसको ओवरराइड करना चाहते हो तो कर सकते हो।
अगर आप स्प्लिट के अंदर कुछ भी पास नहीं करते तो फिर वो क्या करेगा, हर कैरेक्टर को स्प्लिट कर देगा। मजे की चीज है ना। अगर आप ना स्पेस ऐड करते हो ना ही कोई डेलीमीटर ऐड करते हो तो फिर सबके सबको वो क्या कर देगा, सिंगल सिंगल कैरेक्टर पे स्प्लिट कर देगा। ठीक है, अगर आप गलत चीज डालते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती, फिर वो कैसे स्प्लिट करेगा, एक ही रखेगा उसको, एक ही इंडेक्स पे रख देगा, क्योंकि वो स्प्लिट कर ही नहीं सकता किसी तरह से। ट्रिम क्या करेगा, अगर साइडों पे भी स्पेस आ रही है तो उसको ट्रिम कर देगा, कि साइड से स्पेस खत्म कर दी उसने। अभी स्पेस आ रही थी ना, स्पेस खत्म कर दी। देखो यहाँ पे एक स्पेस थी, ये दिखा रहा है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद कनकैट, ये क्या करेगा, जो भी टाइटल था उसके एंड पे ये वाली स्ट्रिंग को क्या कर देगा, कनकैट। ये प्लस वाला ऑपरेटर भी यही काम करता है ना, वो भी प्लस लगा दें तो क्या होता है, उसके साथ जुड़ जाता है। तो कनकैट भी यही, वो प्लस के ऑपरेटर को भी कनकैट ही बोलते हैं ना, तो उसका कनकैट का अपना फंक्शन भी है। वो स्ट्रिंग थी, वो अरे बन जाएगी, उसके बाद भी उस पर स्ट्रिंग के फंक्शन नहीं चलेंगे। हाँ, अगर वो अरे उसको बना दो तो फिर अरे के फंक्शन चलेंगे, पुश पॉप इस तरह की चीजें चलेंगी, फिर वो उस पर ये नहीं चलेगा ना, फिर कनकैट नहीं चलेगा। समझ रहे हो। अच्छा, उसके अलावा रिपीट क्या करेगा, सेम स्ट्रिंग को 2 टाइम रिपीट कर देगा। ठीक है, टाइटल डॉट रिपीट। ये क्या कर रहे हैं, अगर कोई वर्ड आप चेक करना चाहो कि ये इससे स्टार्ट हो रहा है, यानी कोई स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हो रही है या नहीं, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, स्टार्ट विद। अगर हो रही हुई तो ट्रू, अगर नहीं हो रही हुई तो फॉल्स। फॉल्स आ रहा है क्यों, क्योंकि हमने स्पेस डाल दी थी ना, इसलिए। एंड विद, हाँ उसके चलो स्पेस खत्म कर देते हैं ताकि एक ट्रू हो जाए एक फॉल्स हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, एंड विद भी समझ आ गया। इंक्लूड्स, ये क्या चेक करेगा, अगर किसी स्ट्रिंग में कोई भी लाइक शाइक या ऐसा कोई वर्ड है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। इंक्लूड्स, इंक्लूड मतलब इसमें कोई चीज इंक्लूड है या नहीं। लाइक शुरू में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाद में हमने उसको चेंज कर दिया ना, तो इसलिए वो है उसमें। इंक्लूड हेट, फॉल्स। मजे की चीजें हैं ना, मतलब इसकी बेस पे हम लॉजिक्स बना सकते हैं। अभी हम प्रोग्राम करेंगे स्ट्रिंग के, फिर आपको समझ आएगी कि स्ट्रिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। सर्च क्या करेगी, फाइंड करेगी, फाइंड करके रिटर्न करेगी अगर उसको कोई चीज उस तरह की मिलती है या मिलती है। अगर मिल जाती है तो उसको उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगी। तो यहाँ पे देखें तो 2 आ रहा है, क्योंकि लाइक मिलता है तो उसके मिलेगा तो वो रिटर्न कर देगा। सर्च हेट, अगर नहीं मिलती तो -1। मैच, ये कंपेयर करेगा, मतलब मैच करेगा। अगर कुछ इस तरह का मिलता जुलती लॉजिक आपके पास है तो वो उसको एज एन अरे रिटर्न करेगा। अगर वो उसको मिल जाती है ऐसी चीज तो उसको एज एन अरे रिटर्न करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर वो 2 3 4 दफा भी हो सकता है तो वो 2 3 4 दफा ही रिटर्न करेगा। सही।
अच्छा, उसके बाद हेड जो है वो नहीं मिलेगा तो मैच हमें क्या रिटर्न करता है? नल। अगर मिल जाते तो वो चीज़ रिटर्न करता है, नहीं मिलता तो नल कर देते हैं। ये एक्चुअली ना समझो हम यहाँ पे एक अपनी मर्जी से पूरे का पूरा यानी एक फार्मूला बना सकते हैं जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। उस रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने का ये जी जो है ना एक सिंटेक्स है। समझो ये ग्लोबली चेक करेगा, उसको जिधर जिधर भी आएगा वो उसको फिगर आउट कर लेगा। और डॉट लेंथ का मतलब है कि कितनी दफा आ रहा है, एक दफा, दो दफा, चार दफा। एक लाइक का वर्ड, एक आप ये चेक करना चाहते हो यार एक पैराग्राफ है उसमें लाइक कितनी दफा आ रहा है, तो आप क्या लगाओगे? पैराग्राफ डॉट मैच लाइक जी, मतलब ग्लोबली चेक करो पूरे पैराग्राफ को और उसकी लेंथ मुझे बता दो, 2 दफा आ रहा है, 3 दफा आ रहा है, 4 दफा, वो हमें पता लग जाए। अक्सर ऐसी वेबसाइट्स होती हैं ना जो पैराग्राफ पे जो वर्ड्स होते हैं उनको काउंट करके बताती हैं या इस तरह। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर तो एरर ही आएगा ना, कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसकी लेंथ तो नहीं चेक कर सकते हम, इसलिए वो कह रहा है एरर आएगा। उसका इंडेक्स मालूम करना है, जो चीज़ उसको मिली है तो हम ऐसे कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कुछ रह गया होगा, जो इम्पोर्टेंट है वो सारे आ गए। तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको मतलब आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक्स बना सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ सीन है चला सकते हैं। अब एक प्रोग्राम लिखना है, आई लव पाकिस्तान है ना, उसको आई लाइक पाकिस्तान करना है, या आई लव जावास्क्रिप्ट है तो उसको आई लाइक जावास्क्रिप्ट करना है। तो क्या करेंगे? रिप्लेस ही तो नहीं करना, रिप्लेस का फंक्शन यूज किए बगैर करना है। यानी ये अलग पाकिस्तान जावास्क्रिप्ट है ना, तो इसको रिप्लेस तो कर देगा, लेकिन रिप्लेस ने लॉजिक क्या लिखी है वो हम लिखना चाहते हैं खुद। रिप्लेस तो कर ही देगा, हम क्या करेंगे? बात तो ये है। नहीं समझ आ रही? करके देखें। न्यू टाइटल वो अभी है एम्प्टी, क्या है? एम्प्टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे फॉर लूप। क्या लगाएंगे? फॉर लूप। इसको कर देते हैं बाहर क्योंकि अभी हमने ये स्टडी नहीं किया। इंडेक्स 0 से शुरू करेंगे, टाइटल की लेंथ तक जाएं, टाइटल की लेंथ तक जाएंगे इंडेक्स प्लस प्लस। अब एक एलिमेंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, तो एक एक एलिमेंट मिलेगा, अरे की तरह चलता है ना, इंडेक्स एक एक मिल जाएगा। अगर हम एलिमेंट को करैक्टर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है ना। और उस करैक्टर को अगर मैं प्रिंट करूं के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरर। वो इसलिए आ जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया था? नल। तो इन सब को भी कमेंट करना पड़ेगा, क्या चक्कर है। ये देखो आई आया, फिर स्पेस आई, फिर ये सारे करैक्टर मुझे 1 बाय 1 मिल रहे हैं। उसके बाद मेरी सारी चीज़ें चल रही हैं। या हम ऐसा करते हैं, इस कोड को ही नीचे ले जाते हैं, फिर तो एंड पे प्रिंट होगा ना। ठीक है, टाइटल डॉट लेंथ करके हमने उसको किया, तो ये देखो ये सारे कैरेक्टर मेरे 1 बाय 1 आ गए। अब हम क्या करें? ये सारी चीजें न्यू में ऐड करते जाएं, ऐसे ही है ना। क्या करते जाएं? सारी चीजें न्यू में ऐड करते जाएं। लेकिन कैसे, ये क्वेश्चन है, कैसे?
कैरेक्टर 1 बाय 1 आ रहे हैं, और मुझे पता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर देखो, अगर हम बहुत इजी वाला फार्मूला चलाएं, इफ अगर मैं एज्यूम करता हूं कि हमारे पास कैरेक्टर जो है वो एल से शुरू हो रहा है ना, लव, तो उसको हम अब लाइक वाला यहाँ से हमने एक चेंज किया था, चेंज कर देते हैं ताकि हम खुद चला लें। आई हेट जावास्क्रिप्ट अगर हमने करना है तो ये एल से शुरू हो रहा है। अगर ये एल से शुरू हो और उसके कितने इंडेक्स के बाद, यानी ये अगर 0 इंडेक्स हो, उसके अंदर कितने प्लस करें तो ई आ जाएगा। ये कितने कैरेक्टर है ना, 1 2 3 4। अगर फोर्थ कैरेक्टर पे ई पड़ा होता है तो हमें पता लग जाएगा ना ये वही वर्ड है जो हमें चाहिए। अगर सेम वर्ड है तो जिधर जिधर लव आ रहा है तो उधर लाइक करना, मतलब लाइक करना है ना। तो हमने अब एल का हमें पता लग गया है, वो कैसे हमने यहाँ कंडीशन लगा दी कि अब कैरेक्टर एल है, वो समझ आ गई। अब उसके आगे +4 करना है, यानी कैरेक्टर एंड जो हमारे पास टाइटल है उसके अंदर इस वक्त जो इंडेक्स चल रहा है उसमें कितने ऐड कर दें, क्योंकि जो हमारे पास वर्ड है वो 4 क्या है, 4 ऐड करने हैं, 3 ऐड करने हैं, 3 ऐड करने। तो जो भी इंडेक्स चल रहा है, अगर 0 1 2 इंडेक्स चल रहा है अगर, तो उसके अंदर 3 ऐड और करें, 1 2 3, तो वो वर्ड बन जाएगा पूरा, है ना। तो वो करने के बाद उस इंडेक्स के ऊपर उसकी वैल्यू अगर ई होती है, अगर कैरेक्टर एल है एंड टाइटल के अंदर इंडेक्स +3 करें तो उसकी वैल्यू ई है, उसको हम न्यू टाइटल प्लस हेट कर देंगे और इंडेक्स को क्या कर देंगे +3। वो मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत है इतनी खास, कर दें तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, अगर नहीं भी करें तो चल जाएगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इशू आ रहा है बस इसमें, आई हेट जावास्क्रिप्ट तो हो रहा है, लेकिन एल जो है ना वो एक्स्ट्रा रिटर्न है, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है, उससे पहले हम कैरेक्टर ऐड भी कर लेते हैं, ऐसे ही है ना। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये जो कैरेक्टर ऐड करने वाली लॉजिक है ये इसके रिप्लेस बन गए हैं, दूसरा रिप्लेस ही ठीक है। मजा आया, इस तरह दिमाग चलाना है। हाँ भाई छोटे प्रोग्रामर आया मजा, ऐसे कोड लिखते हैं। हमने क्या किया है, हमने पहले टाइटल का इंडेक्स उठाया है, जो भी कैरेक्टर मिला है उस इंडेक्स पे अगर वो एल से शुरू हो रहा है और ई पे ख़त्म हो रहा है, ये लॉजिक हमने लगाई है, तो वो वर्ड बन जाता है ना। अच्छा ये कभी कभी गलत भी करेगा, कैसे, अगर इसके दरमियान कोई ऐसे वर्ड जिनका जो एल से शुरू होते हैं ई पे ख़त्म होते हैं लेकिन वो लव नहीं है, तो वो वहाँ पे गलती कर देगा। इतना अच्छा एल्गोरिथम नहीं है लेकिन है, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो वो उसकी जगह पे हम हेट इंसर्ट कर रहे हैं और इंडेक्स को 3 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और नहीं तो वही कैरेक्टर हम टाइटल के तौर पे रख देते हैं, तो उससे हमारे पास ये वर्ड बन जाता है। अब आपने करना ये है, जो इसके बाकी के कोड हैं, जैसे ये अपर केस करना है, या हम कोई आपको आसान वाला दे देते हैं, चलो
आपने ये स्प्लिट, जो लॉजिक स्प्लिट के पीछे लगी हुई है ना, ये आपने खुद लगानी है। यानी स्प्लिट क्या करता है, जिधर जिधर स्पेस आती है उसको अरे में लगता है। ये तो मुश्किल नहीं है यार, ये तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। नहीं क्या, कैसे करोगे? यानी ये स्प्लिट काम कर रहा है, उसकी लॉजिक लिखवानी है। स्पेस है वहां पे। चलो ये फिर आप करके दिखाओगे आज मुझे, ठीक है? तो पहले हम थोड़ा सा और स्टडी कर लें, फिर आपके पास आएंगे और आप स्प्लिट की लॉजिक हमें लिख के देंगे, ठीक है? जो लिख दे सबसे पहले, उसका फिर क्या किया जाए, उसका कोई हाल सोचेंगे, फिर उसका क्या किया जाए। अच्छा जी, समझ आ रही है ना अभी तक? तो लेकिन आप लोग अगर प्रोग्रामिंग के चीते हैं तो आप लोगों को ये काम खुद से सोचने चाहिए, जो ये खुद एज अ फंक्शन हमें दे रहा है। नो डाउट उसके फंक्शन बहुत ऑप्टिमाइज्ड होंगे, लेकिन हम भी ये काम कर सकते हैं। मैंने करके दिखाया आपको, एक थोड़ा जुगाड़ी तरीके से किया, हो गया। और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे, मेरे ध्यान में अभी यही आया, मैंने चला दिया। क्योंकि प्रॉब्लम समझ, अभी मैंने प्रॉब्लम सोची है कि वो वर्ड के आगे पीछे कुछ भी होगा उसको भी वो रिप्लेस कर देगा, तो उसका भी अगर ऐसा सोल्यूशन हुआ तो फिर और सोचेंगे। क्या ख्याल है? उसके लिए फिर मैं क्या सोचता, फिर मैं हर इंडेक्स को चेक करता, जैसे ई को चेक किया, उसके सेंटर वाले भी चेक कर लेता, तो फिर तो एग्जैक्ट मैच हो जाता। अगर एग्जैक्ट मैच आता तो होता, अदरवाइज ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और मामला इस पे चलाते हैं और डेट के बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं। अच्छा, एक हमारे पास मेथड है var_date इक्वल टू न्यू डेट। ये फंक्शन है, ये हमें एक डेट जो है वो रिटर्न कर देता है। क्या रिटर्न कर देता है? डेट। उसका ये फॉर्मेट होता है। इसको हम चलाते हैं तो देखते हैं, ये आ गई डेट। इसमें क्या है डेट में? ये क्या है? ईयर। उसके बाद क्या है? मंथ। उसके बाद डे या डेट। उसके बाद ये क्या है? टाइम जोन, और सॉरी टाइम। और उसमें क्या है? 14 आवर्स। 14 आवर्स का मतलब क्या है? 14 आवर्स 52 मिनट्स। 14 का 17 नहीं बनता। 52 मिनट्स तो सही बता रहा है, और 11 सेकेंड 24 आवर्स में टाइम बता रहा है, और ये टाइम जोन एंड पे। इसको कोई 17-18 बताना चाहिए था। लेट्स सी। अच्छा जी, गेट डेट। डेट का ऑब्जेक्ट आपने बनाना है न्यू डेट करके, उसके अंदर से आपने इसको प्रिंट किया तो आपको ऐसा नजर आ रहा है। इसमें से आप गेट डेट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 24 12 मिलेगा। एक गलत कर रहे हैं। अच्छा, फिर डे करेंगे तो कौन सा मिलेगा? 0, क्योंकि संडे को क्या कहते हैं? 0। मंडे को 1, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, और संडे को 0। सही है। गेट फुल ईयर, ये क्या करेगा? वो गलत बताई जा रहा है ना। एक्चुअली हम इसको ये वाली चीज रिटर्न कर देंगे तो वो सही बताएगा। फिर दोबारा से लिख लेते हैं ताकि वो हमें सही सही बताई जाए। सही आ गया। तो अब हमें क्या मिल जाएगा? 2025। यानी आप न्यू डेट करेंगे तो उसमें आपको हर चीज मिल रही है, डेट, टाइम,
डे एवरीथिंग, उसके फिर अब सेपरेट सेपरेट फंक्शन है। गेट डे का मतलब क्या है, डे दे दो, गेट डेट का मतलब है डेट दे दो, गेट फुल ईयर का मतलब है ईयर रिटर्न कर दो। गेट आवर्स इसका क्या मतलब है, घंटे दे दो, ये 19 है। तो एक्चुअली उसने गलत लिखा था ना, वो टाइम जोन के लिहाज से उसने उसको ऐड किया हुआ था, लेकिन 19 सही बनते हैं ना, हैं 19 ही बनते हैं ना यार। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, चूंकि अभी 5 मिनट के बाद 20 हो जाएगा, जैसे 9, 8 बजेंगे। 14 नहीं, वो टाइम जोन के साथ है, उसका कोई टाइम जोन के साथ घंटे को चेंज हो जाते हैं ना, वो डिफरेंट टाइम जोन में बता रहा होगा, लेकिन गेट आवर सही आवर्स बता रहा है जो हमें चाहिए। ये बता नहीं रहा, है इधर गलत लिखा हुआ। गेट मिली सेकेंड, ये क्या करेगा, मिली सेकेंड्स बता देगा। गेट मिनट्स, ये क्या बताएगा, मिनट्स अभी कितने मिनट हो रहे हैं, करंट टाइम का कितने मिनट हो रहे हैं, 56 आ गया, 56 मान गए। गेट मंथ 0, जनवरी जिस तरह डे होते हैं ना, संडे 0 होता है, इस तरह जनवरी क्या होता है 0, दिसंबर क्या होगा 11, ठीक है। आगे गेट सेकंड्स क्या करेगा, जो इस 56 मिनट के जितने सेकंड अभी हो गए हैं, 45 सेकंड हो गए, थोड़ी देर में 40, 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 60, 57 हो गया ना, 60 पे 0 होगा ना। अच्छा, गेट टाइम, ये टाइम बताएगा कि, बट ये टाइम बताता है कि जब से टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है ना डिजिटली, तब से। गेट टाइम जोन ऑफसेट, कि हमारा टाइम जोन कितना, उससे हमारा कितना हम आगे पीछे हैं, ऑफसेट बता रहा है, जो यूटीसी टाइम होता है। गेट यूटीसी डेट, वो आ जाएगा वही, गेट यूटीसी डे। यूटीसी क्या होता है, जो स्टैंडर्ड सारी दुनिया में टाइम का चलता है ना, फिर उससे लोग आगे पीछे होते हैं, कितने घंटे उससे आगे हैं, कितने घंटे उससे पीछे हैं। एक यूटीसी टाइम स्टैंडर्ड टाइम होता है, उससे जो आगे है वो +5, +2, +3, उससे जो पीछे हैं -1, -5, -2 ऐसे होते हैं। अच्छा, इसी तरह सेट कर सकते हैं डेट, अपनी मर्जी से कोई भी डेट क्रिएट करते हुए सेट मेथड्स सेट कर सकते हैं। लाइक आपके पास एक डेट का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, उसको आप बना लो इस तरह से, var डेट न्यू डेट, और उसके अंदर आप कोई भी डेट पास कर दो पुरानी, यानी आप 2024 की कोई डेट पास कर दो, तो अब ये ऑब्जेक्ट किसका बन गया है। अगर बिल्कुल खाली पास करोगे तो फिर करंट टाइम बताएगा, अगर आप अपनी मर्जी से कोई टाइम पास कर दोगे तो फिर वो वही बताएगा। तो अभी हमने इसको 2024 का टाइम कोई पास कर दिया, तो अब ये बन गया। अब अगर मैं इस वाली डेट से कोई लेता हूं मेथड, जैसे मैं इसके कहता हूं डेट डॉट गेट फुल ईयर, तो क्या रिटर्न करेगा ये हैं, 2024 रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि इस डेट में हमने उसको रिजल्ट क्या कर दिए, 2024 कर दिए। तो यानी अगर आप न्यू डेट क्रिएट करते हुए खाली छोड़ दोगे तो करंट डेट टाइम होगा, अगर उसमें वैल्यू डाल दोगे तो वो होगा जो आपने टाइम डाला है, ठीक है। अब आप अपन, अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, खाली छोड़ दिया, अब उसकी मदद से अब आप सेट करना चाहते हैं, सेट फुल ईयर, आपने उसको कौन सा सेट कर दिया 2023, तो अभी तक ये करंट ईयर इसका आ रहा था 25, लेकिन अब इसके बाद चेक करोगे तो कितना आएगा 23, पहले 25 आ रहा था फिर 23, क्यों, क्योंकि हमने उसको सेट कर दिया खुद से कि तुम्हारे ईयर ये हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद वो हमने कर लिया है फुल ईयर। सेट मेथड मंथ कर लिया, उसको गेट कर लिया, यानी जितने गेट के मेथड है उतने सेट के भी मेथड है। उसका फायदा क्या होता है, एज सेट के मेथड क्यों दे रहा है वो? अब अज्यूम करो ना कि आप किसी की बर्थडे को कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो आपने एक्चुअली करंट डेट में तो नहीं चेक करना ना, आपने क्या जाना है, पीछे जाना है 15-20 साल, और वो टाइम और चीज़ें वो सारी डिफाइन करनी है, फिर वहां से चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो हमें अपनी डेट टाइम चीज़ें सेट करनी पड़ सकती है ना पीछे कोई जाने के लिए। सही है। अगर आप किसी की बर्थडे फाइंड करना चाहते हो और वो 1998 में हुआ है पैदा, तो आप क्या करेंगे फिर? सबसे पहले एक्चुअली आप ये करेंगे कि सेट फुल ईयर करेंगे 1998, फिर गेट फुल ईयर करेंगे तो आपको एक ईयर मिलेगा, ऐसे ही है। फिर आप एक न्यू डेट का लैदा इंस्टेंस बनाएंगे, उसमें आपको करंट का फुल ईयर मिल जाएगा, तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, करंट में से पिछला माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएंगे। ऐसे ही होगा ना। अच्छा जी, डेट के मेथड हमें समझ आ गए, और जो हैं वो हमारे मेथड कौन से रह गए हैं। हमने स्ट्रिंग को इंटीजर को पार्ट्स इंटीजर पार्ट्स फ्लोट वो कर लिया था हमने, पार्ट्स इंट पार्ट्स फ्लोट कर लिया था कि डाटा टाइप चेंज करनी है, वो किया हुआ है। उसके अलावा राउंड के भी कर लिए थे मेथड, फ्लोर डॉट सील डॉट राउंड, वो फिर सर चीज लहदा तो मिल रही है, तो आप एक अपनी नई स्ट्रिंग बना लें, उसमें जो भी फॉर्मेट रखना है रख लें। आपको मिनट सेकंड हर चीज़ मिल रही है ना लहदा, उसका एक नया वेरिएबल बना के, एक नई स्ट्रिंग बना के, उसमें जिधर जोड़ना है वो जोड़ लें जिस फॉर्मेट में। यानी आप ये चाहना चाह रहे हो कि आपने एक नई स्ट्रिंग बनानी है, आपने फॉर्मेटेड डेट रखनी है, तो ये जैसे ये कर रहा है प्लस प्लस करके, इसके बजाय आप ये लगा दो अपना जो भी आपने उसको जिस तरह का सिंटैक्स आप रखना चाहते हो। लहदा मिल रहा है ना आपको, तो अपने उसको जो भी फॉर्मेट बनाना है वो बना लो। आपने ये लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, आपने स्पेस डालनी है, कॉलन लगाना है, जो भी फॉर्मेट आप बनाना चाहते हो वो फॉर्मेटेड डेट आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से फॉर्मेट कर दिया उसने। अगर आप किसी और तरह से फॉर्मेट करना चाह रहे हो, जैसा कि हाइफन से करना चाह रहे हो, तो जिधर जिधर फॉरवर्ड स्लैश है उधर उधर हाइफन लगा दो। आप टाइम शामिल नहीं करना चाह रहे तो आप ये वाले फंक्शन बीच में से निकाल दो। तो अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मेट बनाया जा सकता है ना, स्ट्रिंग है जिस तरह मर्जी प्ले कर लें उसके साथ, उसमें फंक्शंस कॉल कर दें तो वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट करना तो इजी है ना, जो भी फॉर्मेट होगा, हम जो भी फॉर्मेट आप सोचो वो बना सकते हैं। स्ट्रिंग में ये फंक्शन कॉल करने हैं और इनकी जगह पे वो फॉर्मेट लगा देना जो भी आप चाहते हैं हो। तो जिस हमारे पास डेट के अब आगे हैं चीज़ें, उसके बाद और फंक्शंस कौन से होते हैं। मैथ के फंक्शन हमने कर लिए थे लास्ट टाइम, मैथ के सारे हो गए थे ना। ये पाई वगैरह चीज़ें, उसके अलावा मैथ के फंक्शन हो गए थे। और अब हमारे कौन से फंक्शन रह गए हैं, वो तो सेपरेट चीज़ हो जाएगी ना। इस बिल्ट इन फंक्शंस अगर कोई रह गए, अरे के मेथड भी हमने काफ़ी वैसे डिस्कस कर लिए थे सारे, बस यही होते हैं फिर बिल्ट इन मेथड। अभी कुछ और जहन में आएगा तो कर लेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि जो मसला चल रहा है ना ये काफ़ी देर से, लेट वार और कांस्टेंट वाला, ये भी
आज ख़त्म करते हैं ताकि समझ आए। तो इसको कमेंट कर दूँ सारे को या चलता रहे? ठीक है, कमेंट कर दिया सारा। अच्छा जी, मसला एक चल रहा है हमारे पास शुरू से, और वो है वार लेट कांस्टेंट का। ये क्या मसला है? 3 क्यों है? यानी वेरिएबल हम वार से भी बना सकते हैं, कोई वेरिएबल बना दिया मैं भी टाइटल, लेट से भी बना सकते हैं, कांस्टेंट से भी बना सकते हैं। तो ये 3 क्यों है? अच्छा, कांस्टेंट वाला तो बिल्कुल ही साइड पे कर देना गेम। कांस्टेंट की गेम ये है कि जो टाइटल, इसका कलर भी उसने चेंज किया हुआ। अगर कोई वेरिएबल आप कांस्टेंट से बनाते हो ना, उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को आप चेंज, कांस्टेंट होती है ना चेंज होने वाली वैल्यू, वेरिएबल होता है चेंज होने वाली वैल्यू। तो अगर किसी वैल्यू को आपने चेंज नहीं करना कभी भी, तो उसकी वैल्यू को हम कैसे बनाते हैं? कांस्टेंट से। यानी अगर आप टाइटल 3 करेंगे अपडेट, तो एरर आएगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, टाइप एरर आ जाएगा कि ये आप नहीं कर सकते। तो आप कांस्टेंट को अपडेट नहीं कर सकते, ये इशू है, ये एरर आ भी गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो हम फिर कांस्टेंट का वर्ड क्यों यूज करते हैं? ऐसी चीजें जिनको हमने अपडेट, यानी जिसकी वैल्यू को बाद में कभी भी ओवरराइड नहीं करना, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? जैसे पाई की वैल्यू तो 3.14 ही होती है, कभी भी चेंज नहीं करनी, तो उसको हम क्या डिफाइन करेंगे? कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये तो डिफाइन कर दिया हमने कांस्टेंट, उसके अलावा हम क्या कर रहेंगे कि टाइटल 3 कांस्टेंट हमने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। अब 2 रह गए, वार और लेट। इसको हमने देखना है कि कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा, वार और लेट के अंदर क्या सीन है कि अगर इन दोनों का हमने फर्क समझना है, ये क्या फर्क है? लेट से भी वेरिएबल ही बन रहा है, लेट से भी वेरिएबल ही बन रहा है, वार से भी और लेट से भी, और दोनों ओवरराइड हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें ओवरराइड होने में। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस समझना पड़ेगा। अच्छा, डिफरेंस समझने के लिए हमें स्कोप्स में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? स्कोप में। 3 तरह का स्कोप होता है। कितनी तरह का स्कोप होता है? 3 तरह का। कौन से स्कोप होते हैं? ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप और ब्लॉक स्कोप। 3 टाइप्स ऑफ स्कोप्स। कितनी टाइप्स होती हैं स्कोप की? 3 टाइप्स ऑफ स्कोप्स। कौन कौन से? ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, और ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। वैसे ग्लोबल स्कोप क्या होता है? मेन फाइल, ऐसे ही बताया था ना मैंने। और उसके अंदर जो आप करली ब्रेसेस लगा लेते हो तो वो एक डब्बा बन जाता है। उस डब्बे को कौन सा बोलते हैं? ब्लॉक स्कोप। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब जो ये करली ब्रेसेस फंक्शन वाली होती है ना, ये स्पेशल करली ब्रेस होती है। ये भी वो फंडा है। जो करली ब्रेसेस फंक्शन वाली होती है, वो स्पेशल करली ब्रेसेस होती है, उसको बोलते हैं लोकल स्कोप। क्या बोलते हैं? लोकल स्कोप। नहीं समझे आए? ग्लोबल स्कोप तो फाइल है, आपकी सारी फाइल ग्लोबल स्कोप है। लोकल स्कोप जब भी आपके पास ये आ जाता है, सॉरी, जब भी आपके ब्लॉक स्कोप, जब भी आपकी कोई भी करली ब्रेसेस है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक स्कोप। अब ऐसी करली ब्रेस जो फंक्शन के कीवर्ड से शुरू होती है, ऐसी करली ब्रेसेस को हम क्या बोलते हैं? लोकल स्कोप। यानी बाकी सारी करली ब्रेसेस एक साइड पे, और फंक्शन वाली करली ब्रेसेस का एक सेपरेट नाम है, उसका नाम क्या है? लोकल स्कोप। नहीं समझाए? मेन सारी फाइल ग्लोबल स्कोप, फंक्शन वाली करली ब्रेसेस लोकल स्कोप, और बाकी उसके अलावा जितनी भी करली ब्रेसेस आ रही है, चाहे इफ की आ रही है, फॉर लूप की आ रही है, व्हाइल लूप की आ रही है, किसी भी चीज की आ रही है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक स्कोप। ऑब्जेक्ट की भी ब्लॉक स्कोप, हर चीज की ब्लॉक स्कोप। उसके अलावा समझ आ गई? स्टैंडर्ड हो गया ना, स्टैंडर्ड बता दिया आपको।
अच्छा, ग्लोबल स्कोप का अगर मैं वेरिएबल बनाना चाहता हूं, उसके लिए कीवर्ड है VAR। क्या कीवर्ड है? VAR। इसका मतलब क्या है कि मेरा एक वेरिएबल बनेगा जो कब बना, फाइल जब प्रोजेक्ट रन हुआ, रैम में वेरिएबल क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट बना तो रैम में वेरिएबल क्या हो गया? क्रिएट हो गया। रैम में वेरिएबल क्रिएट हो गया, मामला ओके हो गया। ब्लॉक स्कोप का जो वेरिएबल है ना, जब ब्लॉक क्रिएट हुआ, यानी ये इफ ब्लॉक में बना लिया मैंने, इफ ट्रू, ये 3 वेरिएबल मैंने बनाए। ये 3 वेरिएबल मैंने बनाए तो इसको भी हम खत्म कर देते हैं। अगर तो मैंने यहां पे, चलो इसको भी लगा देते हैं, अगर तो मैंने वेरिएबल बनाया है VAR के कीवर्ड में ब्लॉक स्कोप, ये ब्लॉक स्कोप है या लोकल स्कोप है? क्यों, कैसे पता लगा? फंक्शन नहीं है, उसके अलावा करली ब्रेसेस तो है, लेकिन ये फंक्शन वाली करली ब्रेसेस है। फंक्शन वाली करली ब्रेसेस को लोकल स्कोप बोलेंगे, उसके अलावा सबको ब्लॉक स्कोप बोलेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ब्लॉक स्कोप की। ब्लॉक स्कोप के अलावा बाहर जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो कौन से वेरिएबल बनेंगे? ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। कौन से? ग्लोबल स्कोप वेरिएबल का मतलब क्या है कि मैंने प्रोग्राम रन किया, रैम में वेरिएबल बन गया, मेरे प्रोग्राम ने 5 मिनट लिए या वो चलता ही रहा, तो रैम में मेरे वेरिएबल बने रहे। कब खत्म होते हैं? जब प्रोग्राम खत्म होता है या प्रोग्राम एंड होता है या प्रोग्राम को हम किल करते हैं। समझ आ गई? अच्छा, अब ये जो ब्लॉक लेवल के ब्लॉक स्कोप के वेरिएबल होते हैं ना, अगर तो उसमें लेट कीवर्ड से हमने वेरिएबल बनाया, किस कीवर्ड से? लेट से या कांस्टेंट से। ये कब बनेंगे? जब मेरा ब्लॉक चलेगा, यानी ये लाइन नंबर 15 पे बनेगा वेरिएबल, और लाइन नंबर 17 के बाद ये खत्म हो जाएगा। नहीं समझ आया? लाइन नंबर 15 पे बना और लाइन नंबर 17 पे डिलीट हो गया रैम से, तो ये ज्यादा हेल्थी वेरिएबल हुए ना, कि यानी हमने टेम्परेरीली बनाया वेरिएबल, यूज किया, और साथ ही अगर मेरे प्रोग्राम में 1000 लाइनें, ये सिर्फ 2 लाइनों के लिए वेरिएबल बना, फिर खत्म हो गया। अगर हम सारे वेरिएबल ग्लोबल बनाते जाएंगे तो रैम फुल हो जाएगी। तो हम हमेशा फिर कोशिश करते हैं कि ऐसे वेरिएबल बनाएं जो ब्लॉक स्कोप हों। ब्लॉक वाले स्कोप वाले वेरिएबल सिर्फ उस ब्लॉक में बनते हैं, जैसे ही ब्लॉक खत्म होता है वेरिएबल भी रैम से उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बात समझ आई या नहीं आई? वो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेरीली एक काम करने के लिए वेरिएबल बना था, वो साथ ही ग्लोबल वाले कब खत्म होते हैं? जब ग्लोबल स्कोप बंद होता है। ग्लोबल स्कोप कब बंद होता है? जब वो पूरी फाइल चलना बंद होती है। अगर वो चलती रहती है तो वो फिर रैम में वेरिएबल स्टोर रहते हैं। लेकिन ब्लॉक स्कोप में क्या होता है? ब्लॉक चला, वेरिएबल बने, ब्लॉक खत्म हुआ, वेरिएबल खत्म। अब समझो कि जब फॉर लूप चलेगा, तो फॉर लूप में अगर हमने कोई वेरिएबल बनाए तो वेरिएबल बने, जैसे ही लूप खत्म हुआ वेरिएबल खत्म हो गए। इसलिए लेट कीवर्ड से आपको वेरिएबल नजर आते हैं ब्लॉक्स के अंदर। अगर ब्लॉक के अंदर भी आपने वार कीवर्ड से वेरिएबल बनाया तो फिर वो कौन सा बनेगा? ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर ग्लोबल बना तो मतलब क्या है? चाहे वो ब्लॉक स्कोप में बना भी था लेकिन वो ग्लोबल बन गया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्लॉक के बाहर भी एक्सेसिबल है और रैम में रहेगा जब तक कि प्रोजेक्ट चल रहा है। समझ आ गई? तो वार कीवर्ड से ग्लोबल वेरिएबल बनता है, लेट कीवर्ड से ब्लॉक लेवल का वेरिएबल बनता है। समझ आ गई? अगर हम लेट कीवर्ड से ब्लॉक लेवल के वेरिएबल ग्लोबल लेवल का, मैंने लेट बनाया लेकिन बनाया ग्लोबल स्कोप में, अब इन दोनों में फर्क है क्या? यार दोरा गौर से देखो, क्या फर्क है? ये वाला, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। क्यों? दोनों ही किस स्कोप में बन रहे हैं? ग्लोबल। तो लेट का स्कोप क्या है इस वक्त? ग्लोबल। तो ग्लोबल स्कोप कब खत्म होगा?
जब पूरा फाइल, तो वार भी तो तब खत्म हो ही जाएगा। तो अब कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहां पे फर्क है। यहां पे क्या फर्क है? ये वाला कब खत्म होगा? एक्स रैम से कब डिलीट होगा? जब फाइल खत्म होगी। और ये कब खत्म होगा? जब ब्लॉक खत्म होगा। तो यानी अगर मैं ब्लॉक के बाहर y को एक्सेस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। क्या? y इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं x करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो, चाहे वो ब्लॉक स्कोप में बना था, लेकिन उसने रैम में वैल्यू ग्लोबल ही रखती है। तो अब अब मैं पूरे ग्लोबल स्कोप में जहां मर्जी उसको एक्सेस कर लूं। लेकिन अगर मैंने लेट बनाया है, ये लेट का वाई मुझे उसके अंदर तो मिल जाएगा, अगर उसके अंदर ही मैं कंसोल लगाऊं, लेकिन उस ब्लॉक के बाहर नहीं मिलेगा। नहीं मिलना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि जब ब्लॉक खत्म हो रहा है तो वेरिएबल भी डिलीट हो रहा है। तो जब डिलीट ही हो गया तो वाई इज नॉट डिफाइंड। वो तो हमने बनाया ही नहीं कभी। बात समझ आई? तो इसलिए हम ब्लॉक के में अंदर हमेशा कौन से वेरिएबल बनाएंगे? लेट के साथ। क्योंकि वेरिएबल के साथ var कीवर्ड के साथ बनाए हुए वेरिएबल तंग करते हैं, स्पेस ज्यादा लेते हैं। हाँ, अगर कोई रिक्वायरमेंट आपके पास ऐसी है कि आप ब्लॉक में कोई चीज क्रिएट करना चाह रहे हैं जो ग्लोबली आप रखना चाह रहे हैं, तो फिर var के साथ बनाएंगे। लेकिन अगर जरूरत नहीं है फिर नहीं बनाएंगे। तो हमेशा ब्लॉक के अंदर कौन सा वेरिएबल बनाएंगे? लेट के साथ। ठीक है। तो अब आपने var x मुझे बाहर जो है वो वैल्यू उसकी मिल गई थी। ठीक है। अब इसी तरह का हम एक चीज और काम करेंगे, और डेट इज कॉल्ड माई फंक्शन xyz। अब ये ब्लॉक स्कोप है या क्या है? ये लोकस स्कोप। क्यों? फंक्शन की कर्ली ब्रेसिस तो हमने उसको कहा कि वो तीसरी टाइप की स्कोप होती है, डेट इज कॉल्ड लोकस स्कोप। अच्छा, लोकस स्कोप की साइंस थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यानी मैं इसको कमेंट कर देता हूं बाकियों का ताकि आप समझ आ सके आपको। इसकी साइंस थोड़ी मुख्तलिफ है। क्या? अब अगर मैं यहां पे लॉग करवाता हूं क्या x, तो मुझे क्या आएगा वैल्यू? x इज नॉट, लेकिन पहले तो आ रही थी। फंक्शन के अंदर चाहे आप var कीवर्ड से भी बनाओ वेरिएबल, वो फिर भी ब्लॉक लेवल वेरिएबल ही बनता है। ब्लॉक लेवल लोकस स्कोप के अंदर, लोकस स्कोप में चाहे आप var से बनाओ या लेट से, दोनों चीजें इक्वल हैं, कुछ भी फर्क नहीं। समझ आई या नहीं आई? लोकल स्कोप में चाहे var कीवर्ड से भी बनाओगे तो वो लोकल वेरिएबल ही बनेगा। लोकल वेरिएबल मतलब फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है। फंक्शन खत्म तो वेरिएबल भी खत्म। मुश्किल है कोई? रिगार्डलेस ऑफ कि वो var से बना, लेट से बना या कांस्टेंट से, लोकल स्कोप में के अंदर बना हुआ वेरिएबल लोकल स्कोप के खत्म होने के साथ खत्म हो जाता है। डजंट मैटर कि किस कीवर्ड से बना है, सारे बराबर हो जाते हैं। लोकल स्कोप में क्या है? सब बराबर है। कोई भी कीवर्ड है सब बराबर है। चाहे var यूज करते रहे फंक्शन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? var और let फंक्शन के अंदर तो क्या है? देखो, इसका मतलब var और let फंक्शन के अंदर भी बराबर है और फंक्शन के बाहर भी, मतलब ग्लोबल स्कोप में भी बराबर है। क्यों? ग्लोबल स्कोप में भी उन दोनों का एक ही मतलब बनता है और फंक्शन के अंदर भी उन दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन जब साइंस आती है ना ब्लॉक स्कोप की, यहां जहां आती है फंक्शन के अलावा कर्ली ब्रेसेस की साइंस आती है, वहां फिर इन दोनों में डिफरेंस है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। बात समझ आई या नहीं आई? समझ? गुड हो गया। ओके, कोई आज के बाद तो नहीं कन्फ्यूजन होगी var, let और कांस्टेंट में? बस आपने स्कोप 3 ज़हन में रखने हैं। लोकल स्कोप में ज़हन में रखना, कोई भी लेटर कोई भी यूज करते रहे, डजंट मैटर, सबका एक ही जैसा स्कोप है। सब डिलीट हो जाएंगे, फंक्शन डिलीट, सब डिलीट, फंक्शन रन हो गया, खत्म, सब खत्म। इसका मतलब एक फंक्शन को अगर मैंने 10 दफा चलाया है तो ये 3 वेरिएबल क्या होंगे? 10 दफा बनेंगे और 10 दफा खत्म होंगे। लेकिन फंक्शन खत्म तो वेरिएबल खत्म।
तो समझो ये हमारे पास क्रोम चल रहा है ना, ये तो ये मैंने नई विंडो बनाई, तो समझो ये एक फंक्शन होगा विंडो के अंदर। अब ये वेरिएबल बन रहे हैं, चल रहे, इसमें जो भी करूंगा उसके वेरिएबल, जैसे मैं विंडो खत्म करूंगा तो अक्सर आपने देखा होगा अगर मैं 50 टैबें खोलता हूं मेरा लैपटॉप स्लो होने लग जाता है क्योंकि रैम फुल हो रही होती है। फिर मैं टैबें डिलीट करना शुरू करता हूं तो वो सही चलने लग जाता है। क्यों? रैम खाली होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर टैब के क्लोज होने पे वेरिएबल, उस टैब के वेरिएबल भी साथ साथ क्लोज होते रहते हैं। लेकिन अगर क्रोम अपने ग्लोबल स्कोप में कोई वेरिएबल सारे बना दे तो फिर तो उसका इफेक्ट तब भी आएगा जब मैं अपना पूरा क्रोम डिलीट मतलब बंद करके ऑन करूंगा, क्योंकि जब मैं पूरा बंद करूंगा फिर ही उसका ग्लोबल स्कोप बंद होगा ना, और जब पूरा बंद होगा तो फिर सारे रैम से वेरिएबल भी खत्म होंगे। कोई समझ आई या नहीं आई? पक्की बात है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? इतनी जल्दी समझ आ गई यार? क्रोम वाली बात समझ आई ना? समझो कि उसके अंदर जो टैब हैं वो लोकल स्कोप होंगे, उसके फंक्शंस होंगे, जैसे जैसे टैब खत्म फंक्शन खत्म और चीजें खत्म। और अगर उसने जो ग्लोबल स्कोप में बनाए हों वो अब सोचो अगर वो सारे ग्लोबल स्कोप में बना दे, तो अगर मैंने 50 टैबें खोली हैं और मैं फिर सारी टैबें क्लोज भी कर दूं तो मेरी रैम फिर भी क्या होगी? फुल। फिर मैं क्रोम को बंद करूंगा तो क्या होगा? रैम खाली हो जाएगी। तो इसलिए जब आप बहुत ज्यादा टैबें खोलते हैं ना तो रैम क्या होने लग जाती है। तो अगर अक्सर कहते हैं ना कि लैपटॉप जब लेते हैं तो वो पूछते हैं कि आपका काम किस तरह का है, तो एक्चुअली ये समझना चाहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा टैबें तो नहीं खोलनी। अगर बहुत ज़्यादा टैबें खोलनी है तो आपको वो 32 GB रैम या इससे बड़ी रैम रिकमेंड करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हर टैब जो है उसके अंदर वेरिएबल बनते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स बनते हैं, हज़ारों में लाखों में ऐसे वेरिएबल्स बनते हैं। तो वो रैम जो है वो फुल हो जाती है उससे। आप 100-200 टैब खोल लो तो आपकी रैम, आप रैम्स में अब रैम का वो खोल के तो टैबें खोली जाएं तो आप देखेंगे कि रैम जो है ना वो ऊपर जाएगी। इसी तरह जब आपका लैपटॉप स्लो हो रहा होता है या हैंग हो रहा होता है तो हम क्या कहते हैं? सब कुछ बंद कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है? रैम कम हो रही होती है, मतलब उसमें स्टोरेज कम होने लग जाती है। रिफ्रेश की तो वैसे आदत ही होती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो कुछ भी नहीं करता मेनली। हैं? मोबाइल में भी यही हो रहा होता है। मोबाइल की रैम होती है ना उसके अंदर भी, अगर आप बहुत सारी ऐप्स खोली जाओगे क्या होगा? आपका मोबाइल फुल स्लो हो जाएगा। फिर आप ऐप बंद, इसलिए वो क्या करता है जब आप सेंटर वाला बटन दिखाते हैं वो साथ में दिखा रहा होता है कितनी रैम यूज हो रही है, क्लोज ऑल दीज ऐप्स। जैसे क्लोज करते हैं तो वो फिर मेरा फोन जो है वो सही चलने लग जाता है। तो उसके अंदर भी सेम साइंस यूज हो रही होती है। तो यानी ये वेरिएबल बनाने बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो आप एक ऐसी ऐप बना दो जो एक यूजर की सारी रैम खा जाए तो वो क्या करेगा? फिर आपकी ऐप को डिलीट कर देगा क्योंकि इसका मतलब आपने सही बनाई नहीं है, उसकी सारी रैम खा गई है वो। अब रैम खाना सिर्फ एक चीज, रैम यूज होने से एक चीज पे इफेक्ट नहीं आता, बहुत सारी चीजों पे आता है। कैसे? रैम होगी तो बैटरी ड्रेन भी होगी। रैम में वेरिएबल पड़े हैं तो बैटरी खा रहे हैं, वो पावर ले रही है ना। रैम फुल है, वो फुल पावर यूज कर रही है, फुल पावर यूज करेगी, बैटरी ड्रेन हो जाएगी। अगर एक ऐप अच्छी तरह डेवलप नहीं है, अन्य बहुत सारे वेरिएबल बन गए हैं उसमें, तो मैंने उसको खोला, वो उसने 5 मिनट में मेरी बैटरी ड्रेन कर देनी है। मतलब एक ऐप है उसने ना इनफिनिट लूप लगा दिया और हर उस लूप के अंदर वेरिएबल बना रहा है और इनफिनिट लूप, तो क्या होगा? वो मोबाइल हीटअप हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा और रैम भी फुल होने वाली हो जाएगी और जो है ना वो मतलब सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी और मेरी बैटरी भी फौरन ड्रेन होगी। यानी एकदम से 100 से जो अगर फुल है तो एकदम से 50 और एकदम से नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि जब पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लग जाती है, पावर तब कंज्यूम होती है जब प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, जब रैम में बहुत ज़्यादा वैल्यूज इंसर्ट होती हैं। समझ आ रही है? ये बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप लोग टेक्निकल डेवलपर बन रहे हो ना, टेक्निकल लोग हो, तो आप लोगों को टेक्निकल बातें समझ आनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कोई बंदा पूछे यार तुम वो, हमसे तो और बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं
कोई रैम भी ख़राब हो जाए तो वो अंदर चेक करो इनको मतलब हम जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बनाते हैं ना लोग, विंडो उठ जाए कुछ उठ जाए वो हम उनकी एक्सपेक्टेशन होती है ये सही करेंगे, लेकिन कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम इसके साथ क्या फेस हो रहा है। तो ये टेक्निकल नॉलेज हमें होना चाहिए कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, क्योंकि हर चीज़ हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर ही चलता है और सॉफ्टवेयर का मैकेनिज्म यही है जो हमने पढ़ा है, कंडीशंस, लूप्स, चीज़ें, ये वो, हर ऐप के पीछे यही कुछ ही चल रहा है। अच्छा, अब एक और टॉपिक है वो भी कवर कर लें साथ ही, फिर आपको एग्जाम्पल देते हैं। मज़ा आ रहा है ना? आपके दोस्त कह रहे थे स्पीड अप कर दें, मैंने फिर आज फुल अप कर देते हैं। अच्छा जी, अब आखिरी टॉपिक हमने डिस्कस करना है, उसके बाद हम फिर एंड करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। आखिरी टॉपिक इंशाल्लाह कोई 2 घंटे का ही होगा। अच्छा, मामला कुछ ऐसे है कि हमारे पास जो है ना वो अभी एरर आया था आगे, x इज नॉट डिफाइंड, तो क्या हुआ था, ये एरर आया था। तो एरर आने के बाद ना मामला ख़राब हो गया था। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। हम एक यहाँ पे कंसोल लगाते हैं, फाइव कंसोल लगा दिए, तो क्या होगा, अब 5 कंसोल प्रिंट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। क्यों होना चाहिए था कुछ, एडवेंचर तो कुछ भी नहीं है ना इसमें। ओके, अब एक मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। लाइन नंबर 1 जब चल रही है ना, उसके बाद मैं एक मसला क्रिएट कर देता हूँ। मसला क्या करता हूँ, मैं करता हूँ लॉग कर देता हूँ x को। अब x वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, यानी चलो ऐसे कर देते हैं, var y इक्वल टू एक्स ज़रब x जमा या x मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या होगा, एरर आया। देख लेते हैं एरर क्या आया। एरर क्या है, अच्छा उससे पहले क्या हुआ है, जब लाइन मैंने चलाई सबसे पहले हेलो वर्ल्ड 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद एरर आ गया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यानी ये वाली लाइन चली, ये लाइन चली तो एरर आ गया, उसके बाद ये सारी लाइनें चली जिनमें एरर नहीं भी हैं वो भी नहीं चली। एरर आने की वजह से पूरी की पूरी ऐप बंद हो गई। ये मसला है या नहीं, ये तो बहुत बड़ा मसला है। जैसा कि हम क्रोम में हों, हम टैब ओपन करें, कोई एरर आ जाए और पूरा क्रोम बंद हो जाए तो कैसी फीलिंग आएगी जी। चलो एक जो है एक टैब बंद हो जाए तो ठीक है, पूरा क्रोम ही बंद हो जाए तो क्या होगा, क्रोम अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मसला आ जाएगा। समझ आ रही है? तो इसका मतलब है एरर आना तो ऑब्वियस है, एरर से पूरी एप्लीकेशन बंद होना ऑब्वियस नहीं है। ये तो मसला है, पूरी एप्लीकेशन पे बंद हो जाए, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन क्रैश हो गई। तो कोई भी चीज़ का क्रैश होना तो बहुत मसले का काम है, तो क्रैश से बचाना, क्रैशिंग से बचाना। अब इसका मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन में एरर आ भी जाए तो वो लाइन जिसमें एरर आया वो बस ना चले, बाकी की चीज़ें चलती रहें, एप्लीकेशन पूरी चलती रहे। सही है? इसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग टेक्निक्स। क्या बोलते हैं? एरर हैंडलिंग टेक्निक्स। अच्छा, पहले एरर हैंडल करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा एरर होते कितनी तरह के, कौन कौन से। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। 3 तरह के एरर होते हैं। कौन कौन से? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। ये 3 तरह के हमारे पास क्या हो जाते हैं, एरर आ जाते हैं। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले जाते हैं जी
सबसे पहले हम जाते हैं सिंटैक्स एरर पे। क्या हम कुछ सिंटैक्स में गलती कर देते हैं? हम क्या कर देते हैं, जैसे हमने लगाना है इफ, और इफ को हम नाम रख देते हैं इफ्स, तो ये हमें खुद ही एरर दे देगा। वो कहेगा इफ कोई एग्जिस्ट नहीं करता। हमें वीएस कोड ही हेल्प कर देता है सिंटैक्स में। तो सिंटैक्स को फाइंड करना तो इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, फिर आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है? मतलब अगर आपने लिखा है कि VAR ऐड या सम, और उसमें आप मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5 × 5 + 5 होना चाहिए था ना। तो ये इस एरर को, ये कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, ये एक लॉजिकल एरर है। यानी ये मैंने लॉजिक में गलती कर दी है, तो इसको कोई भी पकड़ नहीं सकता कि ये लॉजिकल एरर है। इसको कोई भी करेक्टर नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो इसको फिर हम कैसे करेक्ट करेंगे? सिंटैक्स का तो देखो VS कोड ने बता दिया, हेल्प मिल गई, ये कंपाइलर बता देगा। इसको हम कैसे इनकाउंटर करें? इसको बोलते हैं पीयर कोड रिव्यू। यानी एक डेवलपर दूसरे डेवलपर का कोड रिव्यू करता है और देखता है कि इसने कोई लॉजिकल मिस्टेक तो नहीं करती, इसने कोई लॉजिकल मिस्टेक तो नहीं करती। अगर कोई लॉजिकल मिस्टेक की है तो उसको हेल्प करता है कोड में कि उसको ठीक कर लो। ठीक है, ये इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। या फिर अल्टीमेट, जब कोई गलती हो जाती है, उसकी कोई आउटपुट गलत पैदा हो जाती है, फिर पंगा होता है। जैसे कोई बिल कैलकुलेशन हो रही है, उसमें कोई लॉजिकल एरर आ गया, तो बिल तो प्रिंट हो जाना है, फिर कंज्यूमर जाने और कंपनी जाने, फिर तो कुछ भी नहीं होना ना। तो वो मतलब मसले मसाइल ही हैं। तो लॉजिकल एरर का कोई नतीजा नहीं निकलता, फिर वो कंज्यूमर और कंपनी की लड़ाई चल रही है, उसके अलावा कोई हल नहीं है उसको। ठीक है, अब तीसरा एरर कौन सा होता है? रन टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रन टाइम एरर को हमें कैच करना है कि रन टाइम पे कोई एरर आता है तो उससे मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। सिंटैक्स एरर का तो ये है ना, या तो VS कोड बता देगा, या मैं एप्लीकेशन रन करूंगा तो रन ही नहीं होनी। कभी रन हुई है? सिंटैक्स फौरन बताता है भाई गलत है, सही करो। इफ नहीं होता, इफ नहीं होता, इफ होता है, वो हम सही कर लेते हैं। लॉजिकल एरर को तो पकड़ ही नहीं सकते, वो फिर एंड का यूजर डिस्टर्ब होता है या दूसरा डेवलपर हेल्प करता है। तीसरी है जो रन टाइम एरर, इसको हमें कैच करना है, क्योंकि रन टाइम एरर पहली दफ़ा ऐप तो चल जाएगी, चल रही है, चलती चलती ऐप में कोई एरर आ जाता है। अब ऐसे एरर को कैच करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक ब्लॉक होता है, उसको हम ट्राई ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई ब्लॉक। ऐसा कोड जिसके अंदर हमें लगता है कि पॉसिबल है, मतलब हमारी हम एज ए डेवलपर हम बहुत, हमारी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, हमें पता होता है कि इस कोड में एरर आने के चांसेस हैं, तो उस कोड को हम क्या बोल देते हैं? हम उसको ट्राई ब्लॉक में रखते हैं। ऐसा कोड जो ट्राई ब्लॉक में लिखा होता है, वो कोड अगर क्रैश कर भी जाए तो हमारी प्रोग्रामिंग क्रैश है, हमारी पूरी ऐप क्रैश नहीं होती है, हमारी अगला कोड चलता रहता है। अभी जैसे ये लाइन नंबर 2 पे ऐप एरर आ रहा है तो सारा कोड ही नहीं चलता, ऐसे ही है। ये देखो लाइन नंबर 1 चली है, उसके बाद नहीं कुछ भी चला। अगर मैं इसको किस में रैप कर दूं, एक ब्लॉक बना दूं इसके इर्द गिर्द, और उसको क्या बोलें? उसको क्या बोलें? ट्राई ब्लॉक। अभी मैंने सिर्फ खाली ब्लॉक ही बनाया है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ट्राई। और ट्राई ब्लॉक को हम क्या कर सकते हैं? कैच। और जो एरर आ रहा है वो हमें कैच में आ जाएगा, ट्राई कैच ब्लॉक। इस लाइन पे मुझे चांसेस थे एरर आएगा, मैंने उसको ट्राई ब्लॉक में लिख दिया। अगर इस लाइन में एरर आया तो कैच ब्लॉक के अंदर जो एरर आया वो मुझे मिल जाएगा, और मेरे बाकी का सारा कोड भी चल जाएगा। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा, ये 2 3 4 5 लाइन चली, लाइन नंबर 1 चली, उसके बाद मुझे एरर पता लगा, और उसके बाद ये सारी लाइनें भी चली। एप्लीकेशन बंद तो नहीं हुई, जो एरर आया वो मुझे पता लग गया। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, समझ आ गई?
अच्छा, इसके अंदर एक और होता है फंक्शन दैट इज कॉल्ड फाइनली फंक्शन, दैट इज कॉल्ड फाइनली फंक्शन। ये क्यों यूज होता है? ट्राई का अंदर वो कोड जो एरर आएगा, अगर एरर नहीं आया तो क्या कैच ब्लॉक चलेगा? नहीं। अगर एरर आया, ट्राई ब्लॉक ने तो ऑलवेज चलना ही है, अगर उसमें एरर आ गया तो कैच ब्लॉक चलेगा, अगर एरर नहीं आया तो कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। फाइनली कब चलेगा? जब फाइनली हर दफा चलेगा, चाहे एरर आएगा चाहे एरर नहीं आएगा। देखिएगा, अब फाइनली ब्लॉक चला, एरर आया है, अगर हम इसको ठीक कर देते हैं एरर को, मैं 6 मल्टीप्लाई, अभी तो कोई एरर नहीं है ना, अभी कैच ब्लॉक नहीं चला, ट्राई ब्लॉक चला है, फाइनली चला है और बाकी चीजें चली हैं। तो फाइनली ने ऑलवेज चलना है, एरर आए या ना आए। और ट्राई ब्लॉक ने भी, उसमें तो वो कोड है जो एरर आने के चांसेस हैं। और कैच तब चलेगा, बस कैच में है, कैच तब चलेगा जब एरर आएगा। तो अब हम ट्राई में कौन कौन सा कोड लिखें? हर वो कोड जिसमें हमें चांसेस हैं, कोई आप कोई इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कोई आप एपीआई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, हर वो चीज़ जिसमें आपको चांसेस लग रहे हैं कि ये एरर आ सकता है, उसको हम किस में लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। समझ आ गई? ऑल सेट? अगला टॉपिक शुरू करें।